जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों सीडीपी फॉर सीटेट एग्जाम 2026 जो 8 फरवरी के एग्जाम होने वाला है दोस्त में, इसमें हम आज दोस्तों सीडीपी का एक चैप्टर लिए हैं, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, इससे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है दोस्तों। यह क्वेश्चन इस चैप्टर से दोस्तों, जिसमें आज हम आप लोग को कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों कराने वाले हैं। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू टोटल कंप्लीट कराएंगे। यह वीडियो 30 से 40 मिनट कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। एक एक चीज बताएंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों ही एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे दोस्तों, सीडीपी फॉर सीटेट एग्जाम। इसमें देखिए आज आप लोग को यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन या 1 या 2 या 2 से 3 भी पूछा जाता है दोस्तों। जिसे बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें देखिए बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं, इसका बारे में देखते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारी भरना होता था। जो प्राचीन काल में शिक्षा होता था, प्राचीन काल मतलब समझे पुराने काल में जो शिक्षा होता था, ये कहा था कि बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारी भरना होता था। किंतु आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। किस पर? सर्वांगीण मतलब सभी चीजों पर देने पर ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण बाल मनोविज्ञानिक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान समय में बालकों का सर्वांगीण विकास के महत्व को समझाते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान पर्याप्त जानकारी आवश्यक होती है। इस जानकारी के अभाव में शिक्षक न तो शिक्षा का अधिक से अधिक आकर्षक और सुगम बना सकते हैं, मतलब ऐसा शिक्षा की जिसमें बच्चा क्यों होता है एक दूसरे आकर्षक हो सके, ना ही बल्कि बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान कर सके और विभिन्न प्रकार के समस्याओं को समाधान कर सके। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। भारतीय शिक्षाविद गिजू भाई की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझाने एवं इस केंद्रीय क्रियावंत रूप देने के लिए उन्होंने इससे संबंधित कई प्रकार की पुस्तक की रचना की तथा कुछ पवित्रियों को भी प्रकाशन किया। उनका साहित्य बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से संबंधित है। जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। शिक्षक बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। पिछड़े, बैकवर्ड और मंद बुद्धि तथा प्रगतिशील बालकों को शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। बालकों की प्रवृत्ति, रुचि, क्षमताओं के बारे में शिक्षक की जानकारी रखनी चाहिए कि बच्चा किस विषय के रुचि है, मतलब क्या प्रवृत्ति है, क्या रुचि है, क्या क्षमताओं के बारे में भी शिक्षक को जानकारी रखनी चाहिए। व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों के परस्पर विभिन्न प्रकार पर प्रकाश डाला है, जिससे यह संभव हो सका कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषता पर ध्यान दे और उसके लिए प्रबंध करे। आज के शिक्षक को केवल शिक्षा और शिक्षा पद्धति के बारे में ही नहीं बल्कि शिक्षार्थियों के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान ना होकर बाल केंद्रित है। इससे इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षक कितना ज्ञानी है, आकर्षक और गुणयुक्त है, बल्कि इस बात का महत्व है कि वह बालक के व्यक्तित्व
तत्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। मतलब कह रहा है कि शिक्षक कितना भी ज्ञानी हो लेकिन बालक को जब नहीं सिखा पा रहा है तो ये अपना ज्ञानी का कुछ फायदा नहीं। हाँ, शिक्षक कम ही ज्ञानी हो लेकिन बालक को मतलब स्टूडेंट को पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है, वही शिक्षक कहा जाता है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता। बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मनोवैज्ञानिक ने इसके संदर्भ में अनेक विशेषता बताई जो निम्न प्रकार हैं। बालकों को समझना। पहला है बालकों को समझना। बालकों के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर और ऊंची योग्यताएं, व्यक्ति तत्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना है। अतः शिक्षक बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेग पर आधारित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से सीखने का महत्व दिया जाता है। बालक जो कुछ सीखता है उससे उसकी आवश्यकताओं का बड़ा घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। सामान्यतः स्कूल में पिछड़े हुए और समस्तग्रस्त बालकों में से अधिकतर बालक ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता स्कूल में पूरी नहीं होती है, इसीलिए वे बालक स्कूल से भाग जाते हैं। परंतु बालकों को समझने वाले शिक्षक यह जानता है कि इनके दोषों का मूल कारण उसकी शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में से कहीं नहीं है दोस्तों। बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षक को बालकों को व्यक्तिगत भेदों से परिचित कराता है और यह बताता है कि उनमें रुचि, स्वभाव तथा बुद्धि आदि की दृष्टि से विभिन्नता पाई जाती है। अतः कुशल शिक्षक मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि में भेद करके उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देता है। शिक्षा देने में शिक्षक को बालक और समाज की आवश्यकताओं में समन्वय करना होता है दोस्तों। पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए इसके बारे में। समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रेरणाओं, मूल्य और सीखने की सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक के आधार पर किया जाता है। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थियों की और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रिया में से आवश्यकताओं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सके। यह आवश्यकता सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सके। तीसरा पॉइंट, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तथा विभिन्न स्तरों में कुछ सीखने की क्रियाएं वांछनीय हो सकते हैं और कुछ अवांछनीय हो सकते हैं। यह निश्चित कराने के लिए शिक्षक को विकास के विभिन्न स्थितियों को मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। इस तरह बाल केंद्रित शिक्षा में इस बात पर बल दिया जाता है कि क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम को एक समुचित मनोवैज्ञानिक के आधार पर स्थापित करना चाहिए। किस पर स्थापित करनी चाहिए। अगला पॉइंट है व्यवस्था, स्थापन एवं अनुशासन। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा और विद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाल मनोवैज्ञानिक एक सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए कभी कभी कुछ शरारती बालकों में अच्छी संयोजक के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे परिस्थिति में शिक्षकों को उन्हें दबाने के स्थान पर प्रोत्साहित करने के बारे में सोचना पड़ता है। बाल मनोवैज्ञानिक ही शिक्षा को बताता है कि एक ही व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के कारण हो सकता है। शिक्षक को उन असली प्रेरक कारणों को पता लगाकर उनके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। जैसा मतलब विद्यार्थी चाहता है उसी टीचर को करना चाहिए दोस्तों। प्रयोग एवं अनुसाधन। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को
प्रयोग एवं अनुसंधान की ओर उन्मुख करने के लिए भी बाल मनोवैज्ञानिक का सहारा लिया जाता है। नई नई परिस्थितियों में नई नई समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक को स्वयं स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए और उससे निकले निष्कर्ष का उपयोग करना चाहिए। निकले निष्कर्ष को क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में होने वाले नए नए अनुसंधानों में से जो नए नए तत्वों का प्रकाश में आते हैं उनकी जांच कराने के लिए या करने के लिए शिक्षक का प्रयोग करने के लिए आवश्यक होती है। क्या होती है? आवश्यक होती है। कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पहचानने एवं उनका निराकरण करने के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का सहारा लिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण की पद्धति। बाल केंद्रित शिक्षण की पद्धति प्रमुख निम्न है दोस्तों। पहला है प्रेरण का सिद्धांत। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुष की जीवन कथा, नाटक, वैज्ञानिक की योगदान इत्यादि के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। मतलब आपको प्रेरण मतलब किसी के बारे में मोटिवेट करना है तो आप लोग को बताएंगे दोस्तों ये महापुरुष के बारे में। या आप लोग देखिए मान लीजिए सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं 2026 में, तो आप लोग देखें कि किसी भैया या तो दीदी या तो चाची कुछ कोई भी एग्जाम में पास किए थे इतना नंबर, तो इस एक दूसरे से मुंह देखते मैं भी लाऊंगा इतना नंबर 130 प्लस लाऊंगा, तो ये प्रेरित हो जाता है। कहानी या कविता के माध्यम से बालकों को प्रेरित किया जा सकता है। इससे भी प्रेरित किया जा सकता है। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। बालकों की यदि रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो पढ़ने के प्रति जागरूक और उत्सुक होगा। शिक्षकों को बाल अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण का कार्य करनी चाहिए। मतलब जिसमें विद्यार्थी रुचि उसी पर मतलब करना चाहिए काम दोस्तों। लोकतांत्रिक सिद्धांत। शिक्षक को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मतलब शिक्षक को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि भेदभाव दृष्टिकोण से। प्रश्न पूछना, उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षक को भेदभाव नहीं करने चाहिए, भेदभाव भी नहीं करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है सर्वगीण विकास का सिद्धांत। बालकों में उसके सभी पक्षों को सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक और खेल नेतृत्व के विकास करने पर बल देना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों का सर्वगीण विकास हो पाएगा। चयन का सिद्धांत। बालकों की योग्यता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। बालकों को मानसिक दिशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीला, ज्ञान पर केंद्रित, रुचि पर आधारित, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला, बालक को मानसिक स्तर के अनुरूप इत्यादि विभिन्नता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा इसके तो जटिल होता है। अब पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जो एक विकल्प के रूप में उभर कर आई है। इस शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीबी के विशेष योगदान रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षा एकमात्र उद्देश्य और बालकों का समग्र विकास और तथा उनकी क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास कराना है। इस संदर्भ में वैयक्तिक विभिन्नता को में ध्यान में रखता है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परियोजना विधि, समस्या विधि, क्रियाकलाप विधि इत्यादि। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा और पद्धति पर आधारित है। जॉन डीवी इस पद्धति को पिता माना जाता है। किसको? डॉक्टर डीबी को। प्रगतिशील शिक्षा को विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला है मोंटेसरी शिक्षा।
अब क्या है मोंटेसरी शिक्षा? प्रसिद्ध इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मारिया मोंटेसियर द्वारा मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है, जिसके अंतर्गत बच्चों का विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। उसने पर्यवेक्षण के आधार पर पाया गया कि बच्चा स्वयं सीखता है। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताता है। बच्चा क्या स्वयं सीखता है, शिक्षा केवल सीखने का प्रक्रिया बताता है। हम प्रक्रिया बताते हैं दोस्तों, मतलब टीचर वीचर क्या करते हैं, प्रक्रिया बता, बाकी स्टूडेंट खुद सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तथा बच्चे के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते रहना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण की निर्माण भी होना चाहिए। दूसरा है मानवतावादी शिक्षा। मानवतावादी शिक्षा इस तरह के शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। सामाजिक विज्ञान होता है। यह बच्चा में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल मतलब रीजनिंग स्किल को विकसित कराता है। मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने पर बल देती है। संरचनात्मकवादी शिक्षा। संरचनात्मकवादी शिक्षा यह शिक्षा बालकों के सृजनात्मक पर आधारित है। अधिगम तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से करके सीखने पर बल देता है। संरचनात्मकवादी शिक्षा के अंतर्गत बालकों की अवस्था के बारे में आवश्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विविध स्पष्टीकरण एवं प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। प्रगतिशील शिक्षा के विषय में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक शिक्षण का वर्णन मनोवैज्ञानिक के अनुसंधान के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है मस्तिष्क एवं बुद्धि। मस्तिष्क एवं बुद्धि। मस्तिष्क एवं बुद्धि मनुष्य का उन क्रियाओं के परिणाम है जिन्हें वह जीवन के विभिन्न व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है। ज्यों का जीवन की दैनिक क्रियाओं करने में मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जो तोय उसका विकास भी होता है। मतलब जैसे जैसे कुछ सीखता है वैसे वैसे विकास भी होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा साधन जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं को हल करता है, एक साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 प्रमुख रूप हैं: चिंतन, अनुभूति और संकल्प। चिंतन, अनुभूति और संकल्प। अब ज्ञान क्या है दोस्तों? ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। ज्ञान क्रम का परिणाम है। ज्ञान जो है क्रम का परिणाम है। क्रम अनुभव से पूर्व आता है। क्रम जो है अनुभव से पूर्व आता है, मतलब अनुभव से पहले आ जाता है। अनुभव ज्ञान का स्रोत है। अनुभव जो है ज्ञान का स्रोत है। जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि अग्नि हाथ जल देता है, अनुभव पहले बता देता है कि अग्नि से क्या होता है, हाथ जला देती है, उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित है। किस पर? अनुभव पर आधारित है। मौलिक प्रवृत्तियां किसे कहते हैं? सभी ज्ञान व्यक्तियों की उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो वे अपनी अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र के लिए मानव जो संघर्ष करता है उसका परिणाम होता है। कुछ क्रियाओं का प्रारंभ और क्रियाओं ही व्यक्तियों का उन प्रवृत्तियों, मौलिक भावनाओं तथा रुचियों का जन्म देती है। किसका? रुचियों का जन्म देती है दोस्तों, मौलिक प्रवृत्ति। चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन केवल मनन करने से पूर्ण नहीं होता है, ना ही भावना समूह से उसकी उत्पत्ति होता है। मतलब भावना करे से उत्पत्ति नहीं होता है। चिंतन कुछ कारण होता है। चिंतन के कुछ कारण होता है। किसी उद्देश्य के आधार पर मनुष्य का सोचना प्रारंभ करता है। यदि मनुष्य की क्रिया सरलता पूर्वक चलते रहती है तो उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। किंतु जब उसकी प्रगति में बाधा पड़ती है, जब कुछ समस्या होता है, तो वह अपने सोचने के लिए बाधा हो जाता है। सोचने के लिए क्या होता है? बाधा हो जाता है।
मनोवैज्ञानिक के उपरांत सिद्धांतों की अवधारणा के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी गई है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी गई है वह मानसिक क्रियाओं को विभिन्न दशाओं के अनुसार हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है बालकों की शक्ति का विकास। बालकों की शक्तियों का विकास, इसका उद्देश्य है कि बालकों का विकास करना है। बालकों की रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा उनका निर्देशन किया जानना चाहिए। बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। जॉन डीवी के शिक्षा पद्धति से प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों को ऐसा कार्य दिए जाने चाहिए उसमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। सामाजिक विकास का अवसर। शिक्षा बालक के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए नहीं बल्कि बालक शिक्षक के लिए है। शिक्षा जो बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए है, बालक जो है शिक्षा के लिए है, बाकी शिक्षा बालक के लिए नहीं है। क्या हम सब बालक के पढ़ने हैं? बालक भले शिक्षा के लिए है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें बालकों को सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण पर बल देना चाहिए जो भेदभाव मुक्त हो, जिनमें सहयोग की प्रवृत्ति हो और तथा कार्य का स्वतंत्र वातावरण हो। सभी मनुष्य को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार समाज में विकास का अवसर मिलना चाहिए। जनतंत्र मूल्य का विकास। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना करना है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग एवं समन्वय का भाव स्थापित होना चाहिए। बालकों का व्यक्तित्व विकास बेहतर हो ताकि शिक्षा के द्वारा जनतंत्र की स्थापना की जा सके। अनुशासन का विकास। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का दबाना नहीं चाहिए। अनुशासन के संबंध केवल बालकों की निजी व्यक्तित्व में से नहीं अपितु सामाजिक परिस्थिति से भी हो। विद्यालय में एक समान उद्देश्य लेकर सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक कार्यों के साथ एक साथ भाग लेने से बालकों के अनुशासन उत्पन्न होता है तथा उनमें नियमित रूप से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। बालकों में कार्यक्रम का बालक के चरित्र निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालकों को ऐसा सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए जिससे प्रेरित होकर स्वयं में आत्म अनुशासन की भावना का विकास कर सके तथा एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना। सार्वभौमिक अर्थ का क्या होता है? सबके लिए उपलब्ध कराना। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए पहली से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया चाहिए। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर समीप हो और 14 वर्ष के बच्चे स्कूल ना छोड़ें। 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल ना छोड़ें दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीमा, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष इत्यादि प्राथमिक शिक्षा सर्वीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं।
सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान SSA प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान का नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया है। सब पढ़े और सब बढ़े का नारा किसमें दिया? सर्व शिक्षा अभियान में। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में किया गया था। इसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने की सपना देखा गया था। बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गया। क्या हो गया? मिल गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पॉइंट नंबर 1 है विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रित वैकल्पिक विद्यालय या विद्यालय में वापस अभियान द्वारा 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना है। वर्ष 2007 से 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरे करवाना है। 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना है। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कराना है। वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा पर आने वाले सभी लिंग संबंधित और सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत अंतराल के खत्म करना है। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां निम्न प्रकार रही है। पहला है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन बस्तियों में गए जहां विद्यालय बनाने का प्रयास किया जाता है, जहां बुनियादी स्कूल शिक्षा का सुविधा नहीं हो। इसके अंतर्गत अतिरिक्त कक्षा पाने, पीने की पानी, शौचालय का रख रखाव, स्कूल सुधार और अनुदान के माध्यम से वर्तमान स्कूल की बुनियाद ढांचे में सुधार करना है। इस अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता के युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराता है। इस अभियान के अंतर्गत लड़कियों एवं विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत डिजिटल अंतर को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बच्चों की उपस्थिति में आशाजनक कराने की उद्देश्य से मध्यजनक भोजन जैसी योजना की शुरुआत की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने की सफल प्राप्ति कल तक, किंतु 2010 तक यह सफल लक्षित अनुपात तक प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा होने के कारण केंद्र सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय ने दिसंबर 2010 तक यह निर्णय लिया था कि सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाए हैं। इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझातीय होंगे। पॉइंट नंबर 1 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक माध्यम स्कूल तक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। इसमें इस आयु वर्ग के बच्चों को भविष्य उज्जवल होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु समावेशी शिक्षा की व्यवस्था इस प्रावधान के साथ ही की जाएगी। उनका लगभग सभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति संभव होगा। किसी प्रजातांत्रिक देशों में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा द्वारा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए हर स्तर पर जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसाधन और विकास को बल मिलता है। इस तरह शिक्षा वर्तमान में नहीं भविष्य के निर्माण में अनुपम साधन है।
इन सब दृष्टिकोण से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का महत्व स्पष्ट हो जाता है। शिक्षा ही मनुष्य का विश्व का अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ या सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने की काबिल बनाता है। इसके अभाव में न केवल समाज का बल्कि पूरे देश का विकास अवरोध हो जाता है। शिक्षा के इन्हीं महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का एक प्रशासनीय कार्य किया था। ये कड़ी में सर्व शिक्षा अभियान को इसका सहयोगी बनाना निस्संदेह अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध किया। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिक के बच्चों, बाल मजदूर, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों या फिर ऐसे बच्चों को मिलेगा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और भाषीय अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस अधिनियम को लागू होने के बाद आशा की जाती है कि विद्यालय छोड़ने वाले, पहला विद्यालय न जाने वाले बच्चों को अब प्रशासनिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कमियों। इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी है कि 0 से 6 वर्ष की आयु वाले वर्ग और 14 से 18 वर्ष की आयु वाले वर्ग को बच्चे की बात नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक बच्चों को माना गया है, जिससे भारत में सहित 142 देशों में स्वीकृति प्रदान की गई है। 14 से 18 वर्ष की आयु को वर्ग के शिक्षा की बात इस अधिनियम में नहीं की गई है, 14 से 18 तक नहीं की गई। अब आ गया दोस्तों अभ्यास प्रश्न आ गया, देखिए वीडियो। अब इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, टोटल हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। नंबर 1 क्वेश्चन होगा, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षा, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए बी सी डी में किसने कहा था? ऑप्शन हो जाएगा 2 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन डी बी का है दोस्तों। जॉन डी बी का कहना है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत आता है शिक्षक भी आ जाता है, बालक भी आ जाता है और पाठ्यक्रम भी आ जाता है, तीनों एक ही अंतर्गत आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित शिक्षा पद्धति कौन सा है? तो एबीसीडी में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल केंद्रित हो जाएगा दोस्तों। जो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित शिक्षा जो है बाल केंद्रित है दोस्तों। कौन? बाल केंद्रित। 3 नंबर क्वेश्चन, जॉन डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील विद्यालय का, प्रगतिशील विद्यालय का दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता नहीं है? तो कौन सा विशेषता नहीं है? पहला दोस्तों, बालक को सर्वांगीण विकास पर बल देता है, ये बात सही है। बालक के मनोविज्ञानी को समझना चाहिए, ये भी बात सही है। बालक को केवल तत्व ज्ञान से अवगत कराने पर बल देना चाहिए, ये भी बात सही है। चौथा है, बालक के मनोविज्ञानी को समझने हेतु उनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए, यह बात क्या है? गलत है दोस्तों। बाकी सबके सब क्या है? सही है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा का महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बाल के व्यक्तित्व को कहाँ तक विकास कर पाता है, यह बात एकदम सही है दोस्तों। शिक्षक कितना ज्ञानी है और आकर्षक गुण बताए, ये बात जरूरी नहीं है दोस्तों कि कितना ज्ञानी बच्चा कहीं सीखे नहीं, तो ज्ञानी से फायदा क्या? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भय को दर्शाने में सक्षम, ये बात नहीं कि कितना विद्यालय में ई जाता है, इससे ही नहीं हुआ। शिक्षक का पहचान और धैर्य कितना विस्तृत है, ये नहीं बात सही है। बाकी पहला सही है दोस्तों, सबसे ज्यादा ये है। शिक्षक बालक को व्यक्तिगत कहाँ तक विकास कर पाता है, मतलब कहाँ तक इस बच्चा को पढ़ाने में सफल हो सकता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों,
नंबर क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। पहला हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक है या है कि उसके परिवार के बारे में जाने। इसका परिवार से क्या मतलब है दोस्तों। दूसरा हो जाएगा शिक्षक केवल बालक के रुचियों को जाने, क्या रुचि है, खाली रुचि जाने से हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। तीसरा, शिक्षक के बालक के बारे में भली ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसके परिवार आर्थिक स्थिति के बारे में अथवा पता होना चाहिए, इसमें कोई नहीं होगा। चौथा है दोस्तों, बालक के संबंधित शिक्षकों के उसके व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि और योग्यता और व्यक्तिगत विस्तृत करना होना चाहिए। ये बात सही है कि बालक के जिससे संबंध में शिक्षक को कैसा व्यवहार करता है, मूल आधारों को देखना चाहिए, आवश्यकताओं देखना क्या बच्चा का आवश्यक है, मानसिक स्तर भी देखना चाहिए कि इसका दिमागी संतुलन ठीक है कि नहीं, रुचि भी देखना चाहिए, योग्यता भी देखना चाहिए इत्यादि विस्तृत ज्ञान का होना चाहिए दोस्तों। इस सबसे ज्यादा सटीक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणा, मूल्य एवं सीखने के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए, एकदम सही बात है। दूसरा है पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या है आवश्यकता है और सीखने में कौन सी क्रिया आवश्यकता सर्वोत्तम रूप से पूर्ण होनी चाहिए, यह भी बात सही है दोस्तों। इसे हम देखते हुए निम्नलिखित में कौन नहीं है, ये दो सही है। तीसरा पढ़ लेते हैं, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं में विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक के विद्यालय में क्या सुविधा, इस पाठ्यक्रम में से क्या जरूरत है शिक्षक है, ये गलत है। क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक सचमुच मनोवैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, बात सही है, क्रियात्मक होना सचमुच होना चाहिए मनोवैज्ञानिक पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3, बाकी सबके सब सही है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बालक को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुष की जीवनी, प्रेरणादायक नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिक इत्यादि के बारे में बताने चाहिए, यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर होगा प्रेरणा का सिद्धांत में आ जाएगा, 8 के ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा के सिद्धांत आ जाएगा दोस्तों। इसमें से बताने से क्या होता है, प्रेरित होगा तो बच्चा मोटिवेट होगा तो पढ़ेगा। 9 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, तो हो जाएगा इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाना चाहिए। दूसरा है इस सिद्धांत को रटना फटना कहेगा तो गलत हो जाएगा। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक सिद्धांत देने चाहिए, प्रगति ठीक है सैद्धांतिक नहीं, इसमें केवल बालकों को नैतिक एवं सामाजिक विकास पर बल देना चाहिए, ये भी बात गलत है। लेकिन इसमें शिक्षण विधि के अधिक व्यवहारिक होना चाहिए, ये बात सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालकों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर बल दिया जाना चाहिए, किस बात पर बल देना चाहिए, तो हो जाएगा अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश देना चाहिए। तो अब तो आदेश उद्देश्य चलता है ना दोस्तों, तो अपना गलत हो जाएगा। बालकों को उत्तरदायित्व की भावना पर विकास करना चाहिए, उत्तरदायित्व की भावना भलो विकास करना चाहिए, बात सही है। तीसरा, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर बल नहीं देना जाना, ये भी बात गलत है। अनुशासनात्मक को समझ विभिन्न दृष्टिकोण पर बालकों को समझाना चाहिए, समझाने से कुछ ऑप्शन नंबर खाली हो जाएगा बी दोस्तों। बालकों का उत्तरदायित्व के भावनाओं को विकास पर। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, तो हो जाएगा 11 का दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है, यह तो बात सत्य है। इसका उद्देश्य पूर्ति के लिए बच्चों में से किस प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ना ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्चा के वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। सी नंबर
यदि 6 से अधिक आयु के कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उन्हें शिक्षा के लिए उन्हें उसकी आयु के अनुसार उचित शिक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए बी सी में तीनों कहा है 12 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चारों चारों क्या है दोस्तों, सही है, चारों चारों क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को देश में लागू हुआ था। कथन में कहा आर में कारण कहा है इसमें 0 से 6 वर्ष के वर्ग और 6 से 14 वर्ष के वर्ग को सभी को शिक्षा व्यवस्था बल दिया जाता है। यह बात सही है दोस्तों, 13 का हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चा एवं 6 से 14 वर्ष मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था दिया गया है, 0 से 6 नहीं कहा है, 6 से 14 वालों। अब विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, क्या सीखते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से दोनों रूप से सीखते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 का अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? केंद्र सरकार दाखिल उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करता है, यह बात की गलती है। उचित सरकार दाखिल है, उचित सरकार दाखिल उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता सुनिश्चित करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करना सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कि दंडकारियों से बचाने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डालना चाहिए, बात गलत है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती, ये भी बात गलत है, बाकी सब दूसरा सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा है दोस्तों, क्रियान्वयन के बाद कक्षा है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आयु के अनुसार अधिक समजातीय होना चाहिए, आयु के अनुसार अधिक समजातीय होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में प्रमुख विशेषता उनमें से है, तो कौन सी है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझना निर्माण कराने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प्रगतिवादी शिक्षा है, प्रगतिवादी शिक्षा है दोस्तों, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समस्या समाधान आलोचनात्मक चिंतन पर बल देते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि जो कक्षा में क्या है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लोकतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक क्या है? होता है और समझने के लिए बच्चों में पर्याप्त स्थान दिया होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पढ़ाना चाहिए, तो हो जाएगा दोस्तों पढ़ाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन से हो जाएगा ऑप्शन? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। समावेशी शिक्षा व्यवस्था इस प्रावधान को साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सकती है। 21 नंबर क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित की जाती है, तो कई वर्ष तक? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 से 14 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए दिव्यांग रहे कोई भी रहे निःशुल्क शिक्षा को सुनिश्चित दिया जाता है, 6 से 14 वर्ष तक। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा अवधारणा के बारे में प्रमुख हैं, क्या प्रमुख है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक बच्चा की क्षमता संभावना में विश्वास रखना है, विश्वास करना है। 23 नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र का आंकलन की विधि को विद्यार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करता है,
तो किससे करते हैं, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रगतिशील से। 25 नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसज्ज कराता है। ऐसा करके यह विद्यार्थी को बढ़ावा देता है, किसमें किसमें बढ़ावा देता है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहभागी अधिगम, सहभागी अधिगम ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है, तो 26 का हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन नंबर सी, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। क्या चुपचाप देखे पड़ेगा दोस्तों, बाल केंद्रित में विद्यार्थी जो भी करें। 27 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प का प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी, विविध स्पष्टीकरण। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है, तो 28 का हो जाएगा 4 नहीं दर्शाता है, बाकी सब दर्शाता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक को पढ़ाता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, ये नहीं, बाकी सब दर्शाता है। बच्चा जो कर रहे हैं उसमें तत्लीन हो, बच्चों को प्रगति गुणवत्ता रूप से विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था, तीनों से बाकी गलत है। बाल केंद्रित के नहीं दर्शाता, तो ऑप्शन डी नहीं दर्शा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो के चैनल का आप लोग का दिन शुभ हो।